हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। गाइस, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एलटी ग्रेड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिंदी के अंतर्गत। पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांत के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर, एग्जैक्ट उत्तर नहीं बता रहे हैं, लेकिन इस कंटेंट से आप जो है पढ़ लेंगे तो इसमें से आपको एक उत्तर लिखने का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत पुरानी किताब है जो अब मिलना असंभव है। इस देखिए, पाश्चात्य काव्यशास्त्र एक दृष्टि में। पाश्चात्य काव्यशास्त्र का मूल यूनान में माना जाता है और प्लेटो को प्रथम पाश्चात्य काव्यशास्त्री प्लेटो के समय का समाज, जैसा कि एरिस्टोफेनिस के नाटकों से पता चलता है, चरित्र की दृष्टि से अत्यंत गिरा हुआ था। अतः प्लेटो ने प्रत्येक ज्ञान और व्यवहार को सामाजिक उपयोगिता की कसौटी पर रखा है। साहित्य की परख भी उन्होंने इसी दृष्टि से की है। साहित्य पर उन्होंने 3 आक्षेप लगाए। साहित्य सत्य की छाया का अनुकरण करता है, अतः वह अज्ञानजन्य होता है। साहित्य सत्य से दूर होता है। साहित्य क्षुद्र मानवीय वासनाओं को उभारता है, अतः वह हानिकारक होता है। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने तीनों आक्षेपों का उत्तर देते हुए कहा कि साहित्य अनुकरण नहीं अपितु नवीन दृष्टि होता है। वह सत्य से दूर नहीं होता, वरन इसमें इतिहास की अपेक्षा अधिक व्यापक और सार्वभौम सत्य होता है। और साहित्य वासनाओं का संप्रेषण नहीं करता बल्कि विवेचन करता है और इस प्रकार हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। अरस्तु के साहित्य संबंधी विचार अधिक ग्राह्य हैं। इनके कुछ मत तो ऐसे हैं जिनका आज भी महत्व है। यदि उनके विवेचन में कुछ त्रुटियां दिखाई देती हैं तो उनका कारण यह है कि उनके समय का साहित्य सीमित था। उन्होंने व्यवहारिक समीक्षा का भी मार्गदर्शन नहीं किया। उन्होंने काव्य रचना विषय सिद्धांतों की सामान्य व्याख्या की और काव्य प्रकृति के वास्तविक रूप को समझने पर अधिक बल दिया। प्लेटो ने कहा था कि साहित्य को समाजोपयोगी होना चाहिए। अरस्तु ने इनके आनंद तत्व को प्रधानता दी। उन्होंने कृति की कलात्मक और गठन पर भी बहुत बल दिया। अरस्तु के उपरांत यूनान में कुछ समय तक अलंकार शास्त्र और वक्तृत्व कला पर ग्रंथ लिखे जाते रहे। साहित्य समीक्षा आगे न बढ़ सकी। प्लेटो और अरस्तु के पश्चात तीसरे प्रसिद्ध यूनानी समीक्षक लोंजाइनस थे। इनका मत था कि पाठक या श्रोता को तन्मय कर देना ही काव्य का लक्ष्य है। यह प्रथम पाश्चात्य समीक्षक हैं जिन्होंने कवि, उसकी रचना और भावुक तीनों के गुणों की विवेचना की है। स्कॉट जेम्स ने उन्हें प्रथम स्वच्छंदतावादी सौंदर्यवादी समीक्षक कहा है। इटली में इन 3 यूनानी समीक्षकों के स्तर का कोई समीक्षक न हो सका। होरेस ने कवियों को काव्य रचना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परामर्श दिए और उनका ऐतिहासिक महत्व भी है। उन पर यूनानी विद्वान अरस्तु का बहुत प्रभाव था। दूसरे लैटिन समीक्षक क्विंटिलियन थे, जिन्होंने काव्यशैली से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपना मत प्रतिपादित किया। ईसा की 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का काल श्रृंगार युग कहलाता है, अंधकार युग कहलाता है। सन 1400 ईस्वी से 1660 ईस्वी तक का काल अंग्रेजी साहित्य में पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस काल में विद्वान ने परंपरागत प्रवृत्तियों की परीक्षा की और उनमें से कुछ को ग्रहण किया। कुछ अंग्रेजी समीक्षकों ने इटली के मानववाद को अपनाया और प्राचीन मतों को कहीं तक स्वीकार किया जहाँ तक वे मानवीय बुद्धि को स्वीकार थे। जॉन कॉलेट, इरामसन्स और विवेस की कृतियों में यही बुद्धिवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। विवेस ने कहा कि हमें अरस्तु का
अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करके ही उसके मतों को स्वीकार करना चाहिए। इरास्मस ने भी प्राचीनों को अंधानुकरण की भर्त्सना की और यांत्रिक अनुकरण का विरोध किया। इन समीक्षकों ने वस्तु और शैली दोनों को महत्वपूर्ण माना। 1570 ईस्वी के बाद साहित्य की प्रकृति तथा कला की गंभीर व्याख्या प्रारंभ हुई। सुधारवादियों ने साहित्य पर अनैतिकता का आरोप लगाया। इस आरोप का उत्तर देते हुए रिचर्ड विलियम ने कहा कि साहित्य में उदात्त बनाता है, न कि हमारी वासना को उत्तेजित करता है। उसने काव्य को मंगलमय के साथ साथ आनंदप्रद माना। काव्य निर्माण के संबंध में बताया कि वह कवि की अंतःशक्ति से उत्पन्न होता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काव्य न तो जीवन का फलन है और न प्राचीन आदर्शों का अनुकरण है, वह नवीन सृष्टि है। इस युग में एक अन्य समीक्षक पंटेनहम हुए। उन्होंने दैवीय प्रेरणा, लोक जीवन के अनुभव और प्राकृतिक शक्ति तीनों को काव्य का हेतु माना और कल्पना को काव्य निर्माण के लिए आवश्यक कहा। उनके अनुसार कल्पना का काम है वस्तुओं के उत्कृष्टतम, सर्वाधिक सुंदर और शिष्ट बिंबों को उपयुक्त करना। उन्होंने काव्य के विषय का वर्गीकरण करते हुए कहा कि वे 3 प्रकार के हो सकते हैं: वास्तविक, काल्पनिक तथा मिश्रित। काव्य के उद्देश्य के संबंध में उनका कथन है कि शिक्षा देना और आनंद देना दोनों ही काव्य के लक्ष्य होने चाहिए। उन्होंने काव्य में आनंद को अधिक महत्व दिया। पंटेनहम की वह मान्यता भी महत्वपूर्ण है कि कवि को औचित्य का ध्यान रखना चाहिए तथा अलंकरण विधान छिपे रूप में करना चाहिए। इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति वेन जॉनसन की डिस्कवरीज है, जिसमें उन्होंने स्वस्थ विचार और उपयुक्त शैली को काव्य के लिए आवश्यक माना। काव्य हेतुओं के अंतर्गत उन्होंने प्रतिभा, अभ्यास, महान कवियों का अनुकरण और व्यापक अध्ययन को आवश्यक माना है। प्रथम समीक्षक हैं जिन्होंने व्यवहारिक समीक्षा में लेखक की निजी दृष्टिकोण का महत्व स्वीकार किया है।